20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विस ने एक अत्याधुनिक कारोबारी योजना पेश की। उद्देश्यपूर्वक जितना हो सके उतना पैसा गंवाना। जूनो ने घोषणा की कि वह अब से अपनी किसी भी रिटेल सेवा के लिए कोई पैसा नहीं लेगा। ईमेल निःशुल्क, इंटरनेट उपयोग निःशुल्क और अगले वर्ष विज्ञापन में कई मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस कॉरपोरेट आत्महत्या की घोषणा के बाद 2 ही दिन में जूनो के शेयर के भाव 16.375 से बढ़कर 66.75 पर पहुंच गया। किसी कारोबार के लाभकारी होने के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी। यह वह कंपनी का उत्पाद बनाती थी या सेवा देती थी या उसके प्रबंधन में कौन था या कंपनी का नाम क्या था, इस बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं था। आपको शेयरों के बारे में बस इन लुभावने कोड के टिकर संकेतों को जानना था। CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN। इस तरह आप उन्हें और भी तेज़ी से खरीद सकते थे, जिसके लिए आपको इंटरनेट सर्च इंजन पर उन्हें देखने में होने वाली 2 सेकंड की कष्टप्रद देरी की भी आवश्यकता नहीं थी। 1998 के अंत में एक छोटी सी, शायद ही कभी ट्रेड हुई भवन रखरखाव कंपनी टेम्को सर्विसेज का भाव कुछ ही मिनट में 3 गुना होकर रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। क्यों? एक अजीब से वित्तीय डिस्क्लेसिया में आकर हजारों ट्रेडर्स ने टेम्को को खरीद लिया। उन्होंने उसके TMCO टिकर संकेत को भूलवश टिकट मास्टर ऑनलाइन TMCS समझ लिया, जो इंटरनेट का ऐसा चहेता था जिसके शेयर उस दिन पहली बार ट्रेड होना शुरू हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक निंदक हर चीज़ का भाव तो जानता है, लेकिन उसे मूल्य किसी का नहीं पता। इस परिभाषा में शेयर बाजार हमेशा से निंदनीय रहा है, लेकिन 1990 के दशक के अंत में इसने खुद ऑस्कर को भी चौंका दिया होता। जब भाव पर इकलौती अधकचरी राय किसी एक कंपनी के शेयर का भाव दोगुना कर सकती है, जबकि उसका मूल्य पूरी तरह अज्ञात होता था। 1998 के अंत में CIBC ओपनहाइमर के विश्लेषक हेनरी ब्लोडेट ने सावधान किया था, इंटरनेट के सभी शेयरों को देखते हुए स्पष्ट है कि मूल्यांकन विज्ञान से ज़्यादा कला है। जब भविष्य में विकास की संभावनाएं का हवाला देते हुए उन्होंने Amazon.com के लिए अपने लक्षित भाव को एक ही बार में 150 से बढ़कर 400 कर दिया, उस दिन Amazon.com में 19% की बढ़त हुई, जबकि ब्लोडेट ने विरोध करते हुए कहा था कि उनका लक्षित भाव पूरे वर्ष के लिए पूर्वानुमान था, जबकि वो मात्र 3 सप्ताह में 400 को पार कर दिया। एक वर्ष के बाद पेनवेबर के विश्लेषक वॉल्टर पिसिक ने भविष्यवाणी की कि अगले 12 महीनों में क्लेवकॉम का शेयर 1000 तक हो जाएगा। यह शेयर उस वर्ष पहले ही 1842% की बढ़त के लिए था। उसी दिन 31% और बढ़ा, जिससे यह शेयर 659 तक पहुंच गया। फॉर्मूले से नाकामयाबी तक। लेकिन केवल बेतहाशा ट्रेडिंग करना ही एकमात्र स्पेकुलेशन नहीं है। बीते दशक या कुछ अधिक के दौरान एक के बाद एक स्पेकुलेशन फार्मूला प्रसिद्ध होने के बाद रद्दी साबित होते गए। उन सब में यह बात समान थी, सबसे तेज़ होना,
सबसे आसान होना और नुकसान रहित होना, और यह सभी ग्राम के निवेश व स्पेकुलेशन के बीच के पैमानों में कम से कम एक का उल्लंघन करते थे। ऐसे नाकाम प्रचलित फॉर्मूलों में कुछ निम्न है। कैलेंडर से कमाई। जनवरी प्रभाव। वर्ष बदलने के साथ ही छोटे शेयरों से बड़ा फायदा पाने का रुख रहता है। यह बात 1980 के दशक में छपने वाले सभी विद्वत्तापूर्ण लेखों व प्रसिद्ध पुस्तकों में खूब प्रचारित की जाती थी। यह अध्ययन दर्शाते थे कि अगर आप दिसंबर मध्य के बाद छोटे शेयर लें और इन्हें जनवरी तक अपने पास रखें तो इससे आपको बाजार में 5 से 10% बिंदु का मुनाफा होगा। इससे अनेक विशेषज्ञ हैरान थे। आखिर अगर यह इतना ही आसान था तो निश्चित ही सब लोगों को इस बारे में सुना होता और बहुत से लोग ऐसा कर रहे होते और यह अवसर निस्तेज हो जाता। इस जनवरी के झटके का क्या कारण था? सबसे पहले तो अनेक निवेशक नुकसान को रोकने के लिए अपने सबसे बेकार शेयरों को वर्ष के अंत में बेच देते हैं। इससे उनके टैक्स बिल में कटौती हो सकती है। दूसरा, पेशेवर धन प्रबंधक वर्ष का अंत आने पर कुछ ज़्यादा सावधान हो जाते हैं और वे अपने अच्छे प्रदर्शन को बनाए रखना या खराब प्रदर्शन को न्यूनतम करना चाहते हैं। इस कारण वे गिरते शेयरों को खरीदने या इन्हें अपने पास रखने के इच्छुक नहीं होते, और अगर यह खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर बहुत छोटा और अप्रसिद्ध हो तो धन प्रबंधक अपनी वर्षांत सूची में इसकी मौजूदगी दिखाने को लेकर और भी अनिच्छुक होता। इस सब कारणों से छोटे शेयरों में कुछ वक्त के लिए खरीद फरोख्त होती है। जब जनवरी में टैक्स प्रेरित बिक्री समाप्त हो जाती है और आमतौर पर उनके भाव फिर बढ़ते हैं, जिनसे अच्छा और ठोस मुनाफा मिलता है। जनवरी का प्रभाव समाप्त तो नहीं लेकिन कमज़ोर अवश्य हुआ है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय फाइनेंस के प्रोफेसर विलियम शेवर्ट्स के अनुसार अगर आप दिसंबर के अंत में छोटे शेयर खरीदते और उन्हें जनवरी के अंत शुरुआत में बेचते हैं तो आप बाजार को 1962 से 1979 के बीच 8.5% बिंदु तथा 1980 से 1990 के बीच 4.4 बिंदु और 1990 से 2001 के बीच 5.8 बिंदु तक मात देते हैं। चूँकि बहुत से लोग जनवरी प्रभाव के बारे में जान गए, इसलिए ज़्यादा ट्रेडर दिसंबर में छोटे शेयर खरीदने लगे, जिससे खरीद फरोख्त कम होने लगी। इससे रिटर्न भी कम मिलने लगा। साथ ही जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयर में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रोकरेज व्यय में प्रमुख स्थान रखने वाले प्लेक्सस ग्रुप के अनुसार इसे ऐसे छोटे शेयरों को खरीदने और बेचने का कुल व्यय आपके निवेश के 8% तक होता है। दुर्भाग्य से जब आप अपने ब्रोकर को भुगतान करते हैं तब जनवरी प्रभाव से मिला संपूर्ण मुनाफा गंवा देते हैं। जो कारगर रहे वह करो। 1996 में जेम्स ओशानेसी नामक अनजाने से मनी मैनेजर ने वॉल वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ओशानेसी ने एक चौंका देने वाला दावा किया। 1954 से 1994 तक आप 10,000 को 8,74,504 बना सकते हैं, जिनमें आप शानदार 18.2 के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ बाजार में 10 गुना आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? ऐसे 50 शेयर खरीदकर जिसका 1 वर्षीय रिटर्न उच्चतम हो, मुनाफा 5 सालों में लगातार बढ़ रहे और शेयर का भाव उसके कॉरपोरेट राजस्व में 1.5 गुना कम हो। अपने
को वॉल स्ट्रीट का एडिसन मानते हुए ओशानेसी ने ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज स्वचालित रणनीतियाँ के लिए यूएस पेटेंट नंबर 5978778 लिया और अपने जांच परिणामों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंड्स निकाले। 1999 के अंत आने तक इन फंड्स ने जनता ने 175 मिलियन का निवेश किया और शेयरधारकों को लिखे अपने वार्षिक पत्र में ओशानेसी ने घूम जाओ के साथ कहा, हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि हम सब साथ मिलकर मार्ग पर रहे थे। वह अपनी प्रमाणित निवेश रणनीतियों पर चलते हुए अपने दीर्घावधिक लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट ने ओशानेसी ने इसका प्रचार करते ही काम बंद कर दिया। 2000 की शुरुआत में उनके 2 फंड्स इस तरह औंधे मुंह गिरे कि बंद ही हो गए और पूरे शेयर बाजार, जैसा कि S&P 500 सूचकांक ने मापा, ने ओशानेसी का हर एक फंड लगभग 4 वर्ष तक लगातार जारी रहने के बाद धराशायी हो गया। जून 2000 में ओशानेसी अपने फंड्स को नए मैनेजर को सौंपकर अपने दीर्घावधि लक्ष्यों के निकट पहुंच गए और अपने ग्राहकों को उन समय पर खरी उतरी निवेश रणनीतियों के साथ अकेला छोड़ दिया। ओशानेसी के शेयरधारक शायद तब कम परेशान होते अगर उन्होंने अपनी पुस्तक को और उचित नाम दिया होता, जैसे What used to work on Wall Street until I wrote this book। वॉल स्ट्रीट में क्या काम करता था जब तक मैंने किताब नहीं लिखी थी। फूलिश 4 का अनुसरण करें। 1990 के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कुछ पुस्तकों ने एक फूलिश 4 तकनीक के प्रकाश में आने का प्रचार किया। मोटली फूल के मुताबिक आपने बीते 25 वर्ष की बाजार औसत को मात दी होती और अपने निवेश की योजना बनाने में वर्ष भर में केवल 15 मिनट देकर आप अपने म्यूचुअल फंड को पूरा लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छा कि इस तकनीक में जोखिम न्यूनतम था और आपको बस यह करना था, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में से सबसे कम भाव और उच्चतम लाभांश वाले 5 शेयर को चुनें। इनमें सबसे कम भाव वाले को छोड़ दें। दूसरे सबसे कम भाव वाले शेयर पर अपना 40% धन लगा दें। बाकी बचे 3 शेयरों में अब प्रत्येक की 20-20% लगा दें। 1 वर्ष बाद पुनः डाउ की पूर्व की भांति पड़ताल करें और 1 से 4 चरण द्वारा पोर्टफोलियो को रीसेट करें। धनवान होने तक यही करते रहे। मोटली फूल का दावा था कि 25 वर्षों में इस तकनीक से बाजार को 10.1% सालाना बिंदु तक मात दी जा सकती है। उनकी सलाह थी कि आगामी 2 दशकों में द फूलिश 4 में निवेशित 20,000 बढ़कर 17,91,000 हो जाएंगे और उनका यह भी दावा था कि आप तब भी बेहतर कर सकेंगे अगर आप डाउ जोन्स के 5 सर्वाधिक लाभांश अनुपात वाले शेयरों के भाव में वर्गमूल निकालें और इनमें सबसे अधिक वाले को छोड़ दें और बाकी 4 को खरीदें। चलिए देखते हैं कि क्या यह रणनीति ग्राहम की निवेशक की परिभाषा पर खरी उतरती है। किस तरह का संपूर्ण विश्लेषण सबसे अधिक आकर्षक भाव व लाभांश वाले शेयर को छोड़ने और उसी के जैसी वंचित खूबियों सहित कम अंक प्राप्त 4 को चुनने न्यायोचित सिद्ध सकता है। अपनी कुल पूंजी का 40% किसी एक शेयर में निवेश करने में जोखिम न्यूनतम कैसे हो सकती है तथा केवल 4 शेयरों वाले पोर्टफोलियो इतना विविध कैसे हो सकता है जिससे मूलधन को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में कहे तो फूलिश 4 शेयर चुनने के अब तक गढ़े गए फॉर्मूलों में सबसे हास्यास्पद है।
फूल्स ने भी वही गलती की जो ओशनोसी ने की। अगर आप काफ़ी सारे डेटा को लंबे समय तक देखते हैं तो इसमें संयोगवश अनेक पैटर्न उभरते दिखाई देंगे। औसत से बेहतर शेयर रिटर्न उत्पन्न करने वाली कंपनियों में केवल भाग्य से ही कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं, लेकिन अगर ये कारक शेयरों के बेहतर प्रदर्शन के कारक न हो तो इन्हें भावी रिटर्न की भविष्यवाणी करने में उपयोग नहीं किया जा सकता। मोटली फूल्स ने जिन्हें धूमधाम से खोजा उनमें से किसी भी कारक सबसे अच्छे अंक आने वाले शेयर को छोड़ना, दूसरे उच्चतम अंक को आगे ले जाना, लाभांश यील्ड को शेयरों के भाव के वर्गमूल से विभाजित करना, यह संभवतः शेयर के भावी प्रदर्शन को नहीं जाना जा सकता या ये इसका कारण भी नहीं हो सकता। मनी पत्रिका ने पाया कि जिस पोर्टफोलियो में किसी भी शब्द को दोहराव वाले शेयर के नाम नहीं होते वे भी फुलिश 4 जितना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, जिसका वही कारण था, बस भाग्य। जैसा कि ग्राहक हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि भविष्य में शेयरों को अच्छा या बुरा करने का बस यही कारण है कि उनके पीछे का व्यवसाय अच्छा या बुरा कर रहा है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। यही वास्तविकता है कि बाजार को कुचलने की जगह द फुलिश 4 ने उन हजारों लोगों को कुचल दिया जो यह विश्वास करके मूर्ख बन गए थे कि यह निवेश करने का कोई तरीका है। केवल 2000 में ही 4 फुलिश शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडैक, एसबीसी और जनरल मोटर्स में 14% गिरावट आई, जबकि डाउ केवल 4.7 तक गिरा था। जैसा कि उदाहरण दर्शाता है कि केवल एक चीज़ है जिस पर वॉल स्ट्रीट में मंदी के बाजार का कभी असर नहीं होता, और वह है बासी विचार। यह सभी कथित निवेश नज़रिए ग्राहम के नियम के शिकार बने। उच्च अर्जन वाले शेयर प्रदर्शन ने सभी यांत्रिक फॉर्मूले एक किस्म की आत्मघाती प्रक्रिया है जो रिटर्न कम करने वाले नियम जैसी है। रिटर्न के कम होने के 2 कारण होते हैं। अगर फॉर्मूला केवल बेतरतीब रणनीतिक तुक्कों जैसे फुलिश 4 पर आधारित होता है तो गुजरता समय जता देगा कि वे शुरू से ही निरर्थक थे। वही दूसरी ओर अगर यह फॉर्मूला अतीत में कामयाब रहा हो जैसे जनवरी प्रभाव, तो इसका प्रचार करके बाजार के पंडित हमेशा इसकी भविष्य में ऐसा करने की क्षमता और बोथरा और अक्सर समाप्त कर देते हैं। यही सब चीज़ें ग्राहम की उस चेतावनी को पुनः पुष्ट करती है कि आपको स्पेकुलेशन से वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि पुराना जुआरी अपनी कैसीनो की यात्रा को समझता है। स्पेकुलेशन करते वक्त आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आप निवेश कर रहे हैं। स्पेकुलेशन उस वक्त भीषण रूप से खतरनाक हो जाता है जिस क्षण आप इसे गंभीरता से लेने लगते हैं। आपको जिस राशि पर दांव खेलना है उस पर पूरी सख्ती से लगाम लगाएं। जैसा कि समझदार जुआरी 100 कैसीनो ले जाता है और बाकी धन अपने होटल के कमरे में सुरक्षित बंद रखता है, वैसे ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा मैड मनी खाते में रखता है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए अपनी कुल संपत्ति का 10% हिस्सा स्पेकुलेशन के जोखिम में लगाने योग्य अधिकतम मुनासिब राशि है। कभी भी अपने निवेश खाते की रकम को स्पेकुलेटिव खाते के धन के साथ न जोड़ें। कभी भी अपनी स्पेकुलेटिव सोच को अपनी निवेश गतिविधियों तक नहीं पहुंचने दें और कभी भी अपनी आस्तियों में से 10% से ज़्यादा को अपने मैड मनी अकाउंट में न रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छी हो या बुरी। जुए की प्रवृत्ति मानव स्वभाव का हिस्सा हो तो अधिकांश लोग इसके सामने लाचार हो जाते हैं, लेकिन आपको इससे दूर और बच कर रहना है।
सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यह सुनिश्चित करें कि निवेश और स्पेकुलेशन के साथ भ्रमित करके अपने को मूर्ख नहीं बनने देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।